हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के मानव अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। सेमेस्टर 5 वाले बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले, उनका ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो इन दोनों की तुलना करनी होती है आपको। तो पढ़ते हैं आखिर ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनकी दोनों में तुलना की जा सकती है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के। तो परिचय पढ़ते हैं। तो दोस्तों, परिचय पहला पॉइंट दे रखा है कि भारत की सामाजिक संरचना जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र आदि जैसे कई आधार पर विभाजित थी और है भी, देखा जाए तो दोस्तों जो भारत की सामाजिक संरचना थी वो जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र आदि जैसे कई आधारों पर विभाजित रही है। और में जाति की तरह दक्षिण अफ्रीका में आबादी को नस्ल के आधार पर विभाजित किया गया है, जो अश्वेत लोगों के अल्प विकास के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों जो भारत है उसमें तो भाई स्टार्टिंग से सामाजिक, धार्मिक और भाषा के क्षेत्र पर लोग बटे हुए थे, जो कि अभी भी बटे हुए हैं। लेकिन जो है भाई दक्षिण अफ्रीका है उसमें किस आधार पर बटे हुए थे लोग? नस्ल के आधार पर, यानी कि गोरे और कालों के बीच। तो आप इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत की जो भेदभाव की नीति थी, रंग भेद की नीति, तो उसमें क्या था, गोरों और कालों के बीच भेद किया जाता था है। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश अश्वेत लोग गुलाम थे और यहाँ तक कि उन्हें मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका था तो उसमें भी गोरों का राज था, लेकिन उसमें ये था कि जितने भी ये काले लोग थे वो सारे गुलाम थे, साथ ही उन्हें मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया था, उन्हें बहुत भेदभाव किया जा रहा था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका और भारत में समाज बाद में जाति की शुद्धता और अशुद्धता और पूर्व में जाति के आधार पर शासन था। तो भाई इसलिए दक्षिण अफ्रीका और भारत में क्या तुलना की जा रही है? भारत में तो भाई समाज जाति की शुद्धता अशुद्धता पर बेस्ड था, जबकि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच बांटा गया था। नस्लीय आधार पर दक्षिण अफ्रीका जनसंख्या 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भाई अगर नस्लीय आधार पर देखें तो दक्षिण अफ्रीका था तो उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात ब्लैक अफ्रीकी 80%, 80.9%, मिश्रित 8.8%, सफेद 7.8% और भारतीय या एशियाई 2.5% थे। तो दोस्तों जो है नस्लीय आधार पर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका 4 भागों में विभाजित था, यानी ब्लैक अफ्रीकी, मिश्रित, सफेद और भारतीय एशियाई लोग। तो आगे है भाई, दोनों राष्ट्रों में संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक असमानताओं के मुद्दे से संबंधित किया और विशेष उपाय के साथ एक सत्तावादी समाज बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों जो दोनों राष्ट्र के संविधान निर्माता थे उन्होंने इन असमानताओं को देखते हुए एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जिसमें समानता हो सभी के बीच। तो अगला पॉइंट कहता है, इसलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में संविधान को निर्माताओं ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। उन्होंने संविधान के अनेक अधिकार जोड़े, जैसे शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, अवसर का अधिकार, स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऐसे ही अनेक अधिकार को जोड़ा। तो भाई सभी चीज़ों को देखते हुए जो संविधान निर्माता थे भारत और दक्षिण अफ्रीका के, तो उन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखकर एक समानता का संविधान बनाया जिसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अनेक अधिकार ऐसे सम्मिलित किए गए। अब पढ़ते हैं दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान से पहले अधिकार का अभाव। तो भाई जो भारत और अफ्रीका थे तो उसमें क्या था, जो भाई संविधान के बनने से पहले क्या स्थिति रही थी। तो पढ़ते हैं, भारत के संविधान निर्माण का इतिहास भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में निहित है, जो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में आया था। तो भाई हम सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेज कब आए थे? 16वीं सदी में आए थे। तो हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण का इतिहास 1600 ईस्वी से मिलता है। भाई ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए भारत में, जो कि हमें देख सकते हैं, चार्टर अधिनियम या बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, न्यायपालिका बनाई गई, अलग अलग कानून बनाए गए।
वैसे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून भारतीयों के लिए भेदभावपूर्ण और अपमानजनक थे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक नहीं था और भारतीय लोगों के अनुकूल नहीं था, और दक्षिण अफ्रीका के मामले में भी स्थिति ज़्यादातर समान थी। तो दोस्तों जो है अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के लिए कानून बनाए गए थे वो अपमानजनक थे, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये लोकतांत्रिक नहीं थे और ये भेदभाव भरे मन से बनाए गए थे, इसलिए लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते थे। और जो जहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें, वहाँ के मामले भी बिल्कुल भारत जैसे मिलते जुलते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव वाले कानून बनाए थे। जैसे गोरे लोगों के बीच काले लोग नहीं रह सकते, यानी सफ़ेद लोगों के बीच अश्वेत नहीं रह सकते थे, और उनके शौचालय अलग थे, उनके हॉस्पिटल अलग थे, उन्हें खाने पीने की जगह अलग थी। तो इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में कुछ इसी तरीके के भेदभाव थे। अगला पॉइंट कहता है भारत में अंग्रेजों द्वारा आज़ादी से पहले अनेक कानून बनाए गए। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में 1994 ई में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग समय पर 3 संविधान थे। कह रहे भाई जिस प्रकार भारत में अलग अलग कानून बनाया गया, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनने से पहले क्या थे, 3 अलग अलग अफ्रीकी संविधान थे। उदाहरण के लिए 1910, 61 और 83 का संविधान, लेकिन इन संविधानों में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत की समस्या का समाधान किया। तो इनके अधिकार की स्वतंत्रता और समानता की भावना की उपेक्षा की गई। तो दोस्तों जो ये 3 संविधान थे इसमें अश्वेत की साथ जो असमानता की जा रही थी उसका समाधान की बात की गई है, और इस साथ स्वतंत्रता और समानता की भावना की उपेक्षा की गई इन 3 संविधान के अंदर। तो आगे पढ़ते हैं भाई भारतीय और दक्षिण अफ्रीका की संविधान में अधिकार। तो भाई इसमें होने वाले तुलना दोनों के अधिकारों के बीच कि भारतीय अधिकार क्या थे और दक्षिणी अधिकार क्या है। देखो बहुत सारे अधिकार में तुलना करेंगे तो, लेकिन मैंने कुछ जो मेन तुलना करने लायक है उनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो कि शीर्ष अदालत में कई बहसों और चर्चाओं से गुजरी है। जो भाई भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, सबसे पहले वही लिखी हुई होती है, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। एकदम 11वीं 12वीं 9वीं और 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब भाई फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये कहता है कि हम भारत के लोग, भाई क्या कहते हैं प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि यह भारत के लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों को क्या सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई, लोग संविधान के लिए। आगे है इसका संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों को जोड़ा गया। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें सब शब्दों को जोड़ा गया है, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। अब पढ़ते हैं दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की प्रस्तावना के बारे में। नस्लीय आधार पर दक्षिण अफ्रीका गैर सफेद आबादी से पीड़ा, अधिकार से वंचित और असमान उपचारों के दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में मान्यता मिली है। तो भाई जो नस्लीय आधार पर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका गैर सफेद आबादी को पीड़ा मिली थी, और अधिकार से वंचित भी रखा गया था इन लोगों को, और असमानता जैसे उपचार और अनेक अधिकार बनाए गए थे के लिए। तो ये कहते हैं कि संविधान में हम अतीत के अन्याय को पहचानते हैं और इस आधार पर उल्लेखित किया गया है। जैसे हम अपने संविधान की प्रस्तावना लिखते हैं कि हम भारत के लोग, उसी तरह लिखते हैं हम अतीत के अन्याय को पहचानते हैं। ऐसे करेंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वे इस आधार पर उल्लेखित करते हैं अपनी प्रस्तावना को। आगे क्या, संविधान के निर्माताओं ने तत्कालिक मौजूदा पुनर्व्यवस्था करने का प्रयास किया और नई व्यवस्था का निर्माण करने की सिफारिश की। तो भाई जो संविधान निर्माता थे दक्षिण अफ्रीका के, तो उन्होंने क्या किया भाई, जो तत्कालिक पुनर्व्यवस्था थे उसको वहाँ से व्यवस्थित करने का प्रयास किया और नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जिससे सभी लोगों के साथ समानता की व्यवहार किया जाए। और अगला पॉइंट कहता है भाई दक्षिण अफ्रीका के संविधान प्रस्तावना में कहा गया कि लिंग के आधार पर समानता होगी, प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार होगा, साथ ही सभी को कानून के समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। तो ये तो दोनों की प्रस्तावना हो गई। अब
तो अब पढ़ेंगे दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका और अधिकारों का विधेयक। भाई जो भारतीय कानून थे कुछ और जो भारतीय जो अफ्रीकी कानून थे उनमें क्या तुलना की गई है। तो भाई लोगों के अधिकारों से निपटने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के लिए एक विशेष खंड है। भारतीय संविधान में भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो भाई कह रहे कि लोगों के अधिकारों से निपटने के लिए भारतीय और दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग कानून दिए गए हैं। जैसे कि भाई भारतीय अधिकार के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अध्याय 2 में यानी कि बिल ऑफ राइट्स सेक्शन अधिकारों का प्रावधान से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमें मौलिक अधिकार दिए गए वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में बिल ऑफ राइट्स का अधिकार एक अधिकार घोषणा की गई है, सूची बनाई गई है जो सभी अधिकार लिखे जैसे हमारे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं भाग 3 में। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। भाई जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया तो भाई संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार की संख्या थी वो 7 अधिकारों की संख्या थी। मैं 7 लिखना भूल गया हूँ दोस्तों। जब भाई स्टार्टिंग जो हमारा संविधान बनाया गया था अंगीकृत किया गया था तो उसमें भाई 7 अधिकार थे। फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो भाई समानता का अधिकार भाई 14 से 18 तक भाई हमारे समानता का अधिकार दिया गया जिसमें ये बोला गया कि सभी लोग समान हैं चाहे वो किसी प्रकार के लोग हों। लेकिन भाई कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार है जैसे कि कुछ लोग विकलांग हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उन दोनों के बीच तो भेदभाव किया ही जाएगा क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए जबकि बाकी सब लोग क्या है समान है। तो अगला भाई स्वतंत्रता का अधिकार। भाई अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। हमें हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन वो कानून में दायरे में रहकर। तो कई बार दोस्तों मौलिक अधिकार भी पूछ लेते हैं आपके उसमें और या फिर इनके बिल के बारे में पूछ लेते हैं अलग से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मौलिक अधिकार आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो अलग से। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भाई 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि हम किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते या फिर उसे किसी भी बच्चे को हम काम नहीं करा सकते। मतलब किसी को भी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं कर सकते। अगर किया जाता है तो इसके द्वारा क्या हो रहा है उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों चौथा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चौथे पॉइंट में क्या कहता है भाई धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के 25 से 28 अनुच्छेद बोला गया कोई व्यक्ति कोई सी धर्म का पालन कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, वो किसी भी धर्म का मान सकता है और अपने धर्म को अपने घर के बाहर घर में रहकर बाहर रहकर भी उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। और 5 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। भाई हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार है, उसको मानने का अधिकार है, उसको फैलाने का अधिकार है और शिक्षा प्राप्त करने का भी सभी लोगों को अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। अगला दोस्तों संपत्ति का अधिकार। भाई ये पहले स्टार्टिंग में संपत्ति का अधिकार था कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है चाहे जितनी संपत्ति रख सकता है लेकिन बाद में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 7वां है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई ये इसलिए बनाया गया था यदि कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाता है तो इसके लिए आप अदालत जा सकते हैं अपने न्याय पाने के लिए जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। दोस्तों ये तो अपने मौलिक अधिकार थे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता है इसलिए मैं इसको विस्तार में नहीं बताया है। तो आगे हम पढ़ते हैं भाई अधिकारों का बिल या दक्षिण अफ्रीकी नागरिक के अधिकार। भाई ये थोड़े विस्तार में बताया मैंने क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। कई बार इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो सार्वभौमिक मानव की घोषणा के अधिकार है उसके आधार पर जो दक्षिण अफ्रीका का बिल ऑफ राइट्स है उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो भाई ये भी आपको अच्छे से सुनना है आगे से क्या बोला गया है। जिस प्रकार हमें मौलिक अधिकार दिए गए उसी प्रकार के जो अधिकारों का बिल है उसमें अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। भाई ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान का सबसे पवित्र खंड माना गया है। भाई ये बहस है जो दक्षिण अफ्रीकी लोगों को स्वयं के विकास के लिए किसी भी भेदभाव के अधिकार को सक्षम बनाता है। भाई ये पहली बात तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान के सबसे पवित्र खंड है। इसमें ये बोला गया है कि भाई जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो स्वयं के विकास के लिए भाई किसी भेदभाव के अधिकार को सक्षम बनाता है कि कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे जो इस बिल में दिए गए हैं। अगला पॉइंट कहता है भाई दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अध्याय 2 में अधिकारों का प्रावधान है। भाई धारा 7 यानी अधिकार के संबंधित 3 उपधारा है।
पर 7(1) में जो दक्षिण अफ्रीका को एक समृद्ध लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकार के विधेयक को सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में परिभाषित करता है। पर 7(1) में बोला गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक क्या समृद्ध लोकतांत्रिक देश है, तो उसकी स्थापना के बारे में बात की गई है 7(1) में। इस अधिकार विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण भाग को परिभाषित किया गया है। पर 7(2) में कहा गया है कि भाई बिल ऑफ राइट्स में निहित अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और प्रचार करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। पर 7(2) में बोला गया है कि भाई बिल ऑफ राइट्स में जो अधिकार निहित है उसे सम्मान करना, संरक्षण करना और प्रचार करना क्या किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये ऐसा 7(2) में बोला गया है। और धारा 7(3) में पर सत्यनिष्ठा के अधीन अधिकारों के विधेयक की सीमाओं के बारे में बात करती है। पर 7(3) में बोला गया सत्यनिष्ठा के अधीन अधिकार है कि सत्य के ऊपर और विधेयक की सीमाओं के बारे में बताया गया भाई कौन से इसकी सीमा रहेगी, इस कानून की सीमा क्या होगी। मतलब यदि तो कोई स्वतंत्रता का अधिकार दे तो तुम कुछ भी करोगे, उसके ऊपर क्या होगी? कुछ पाबंदी होगी, जैसे हमारे देश में लगी होती है। अगली धारा 8, तो धारा 8 कहती है कि बिल ऑफ राइट्स में प्रदान किए गए कानून सभी के लिए लागू होते हैं और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और राज्य के अन्य सभी को बांधते हैं। भाई धारा 8 में बोला गया है कि बिल ऑफ राइट्स के जो अधिकार प्रदान किए गए वो सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो। और ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपस में क्या करती है? और राज्य को आपस में बांधती है। भाई इस भाग की धारा 9 लगभग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के प्रावधानों के समान है। और जो भाई 14, 15, 16 में समानता का अधिकार प्रदान किए गए हैं उसी के समान क्या है? धारा 9 दक्षिण अफ्रीका की। तो आप धारा अनुच्छेद 14, 15 दे सकते हैं, जो लिखा हुआ वही धारा 9 में आएगा। दक्षिण अफ्रीका की संविधान की धारा 10 और 11 भाई मानवीय गरिमा और जीवन की अधिकारों के बारे में चर्चा करती है। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका की संविधान की धारा 10 और 11 है वो मानवीय गरिमा को और जीवन की अधिकारों के बारे में चर्चा करती है कि भाई मानव अधिकार क्या होने चाहिए, मानवीय गरिमा क्या और जीवन के अधिकार कौन से संविधान द्वारा दिए गए हैं। और इस भाग की धारा 12(1) किसी को भी बिना किसी उचित कारण के स्वतंत्रता से वंचित करने पर रोक लगाती है। पर किसी की स्वतंत्रता को रोक नहीं लगा सकते जब तक ये अधिकार प्राप्त है उस व्यक्ति को। और 12(2) में बोला गया लोगों को अपने शरीर पर संप्रभु बनाती है, व्यक्ति को प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की अनुमति है। भाई 12(2) में विस्तार से बताओ तो ये बोल रखा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार है, वो किसी के साथ भी संबंध बना सकता है और किसी के साथ भी प्रजनन कर सकता है और अपने परिवार को स्थापित कर सकता है, ऐसा 12(2) में बोला गया है। पर धारा 13 में दासता के समाप्त करने का प्रावधान है। भाई धारा 13 में बोला गया है कि भाई किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा, यदि दास बनाया जाता है तो वो दंड दिए होगा। और धारा 15 में धर्म के अधिकार की चर्चा की गई है और धारा 16 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो कि भारतीय कानून में भी है। भाई धारा 15 में बोला गया कि भाई धर्म के अधिकार जैसे हमारे बोले कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी धर्म को पालन और मानने का अधिकार है, वैसे इसमें है। और 16 में बोला गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि प्रेस की क्या कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए किसी भी देश की, वैसे दक्षिण अफ्रीका की है। भाई धारा 18 में सभी को अपना संघ बनाने का अधिकार है, कोई भी अपना संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, ठीक है। धारा 19 में नागरिक के राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार है, दल बनाने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन उसकी एक बेसिक उम्र होनी चाहिए उस सबके लिए, जैसे कि भारत में है। भाई धारा 22 में और 23 में अपनी पसंद का पैसा चुनने का अधिकार है। भाई कोई भी अपनी पसंद के अनुसार कार्य कर सकता है यदि वो उसके लिए सक्षम है तो। और धारा 25 में संपत्ति के अधिकार पर चर्चा की गई, जिस तरह हमारे अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है, वैसे ही में किसके धारा 25 में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भाई धारा 28 में शिक्षा और 29 संस्कृति का अधिकार, धारा 30 से 31 में न्यायालयों तक पहुंचने का अधिकार, धारा 34 अधिकार की सीमा धारा और 36 में आदि प्रावधान शामिल है। तो दोस्तों ये था राइट्स ऑफ बिल, जो कि आपका यहाँ पे टिप्पणी वाले प्रश्न आ सकता है, यहाँ पे बड़े प्रश्न में भी आ जाता है। तो ये तो है भाई दोनों की तुलना हुई, बहुत इजी टॉपिक है, मैं इसको इजी बना दिया है ताकि आप पॉइंट ऑफ समझोगे तो जल्दी आसानी से समझ पाओगे। मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक था, कम से कम आपका 10 से 12 पेज में, यानी कम से कम आपकी 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती थी।
लेकिन मैंने इसको छोटा वाला आसान बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको ऐसी वीडियो के लिए अगर कोई भी हेल्प मिलती है तो आप चलो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।